बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण। आप पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से देखिए, x धन 2 बराबर 14। हालांकि ये दोनों x दो बार आपको एक से दिख रहा है, लेकिन है नहीं। दोनों को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x धन 2 बराबर 14। इस प्रकार से इसमें केवल एक चर है x। अब जो हम समीकरण पढ़ने जा रहे हैं वो इस प्रकार के समीकरण रहेंगे जिसमें दो चरों का उपयोग किया रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 4x धन 2y, x एक अलग चर है, ये पहला चर है, और y दूसरा चर है। तो दो चरों के रैखिक समीकरण के बारे में अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण। इस पाठ को शुरू करते हुए हम आपको बता दें कि इस पाठ में बहुत सारे उदाहरण आपको अच्छे से समझा कर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन सभी उदाहरणों को ध्यान से पढ़ेंगे। होना तो ये चाहिए बच्चों कि आप सभी को पाठ शुरू से पढ़ना चाहिए, आराम से, धीरे धीरे, और हो सके तो एक दो बार बिल्कुल आपको इन पाठ के जो शुरू में दिया रहता है उसको अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। इससे आपको पाठ समझ में आता है। साथ ही साथ इसमें जो गणितीय शब्दावली दिया गया है वो भी आपको समझ में आता है। तो चलिए आप उदाहरणों को पढ़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 2 के प्रश्नावली 1। आइए देखिए, प्रश्नावली 1 में आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। तो प्रश्न 1 में हमको इन कथनों को जो दिया हुआ है यहाँ पर, इसको सिर्फ समीकरण के रूप में बदलना है। समीकरण बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि हमको समीकरण बनाना आ गया तो हम आधा काम कर लिए समझो। तो इस पार्ट को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। समीकरण बनाना सीख गए तो आप कोई भी सवाल को आसानी से हल करना सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए, आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3,900 रुपये में खरीदी। वहीं से उन्होंने एक बल्ला, एक है, और 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। अब इसके लिए हमको समीकरण बनाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, माना कि बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपये है। ठीक है, बल्ले का मूल्य हो गया 100 रुपये, और क्या दिया है, गेंद, तथा गेंद का मूल्य बराबर y रुपये है। तब प्रश्नानुसार आपका समीकरण क्या बनेगा। हमने किसके मूल्य को x माना है, बल्ले के। कितने बल्ले लिए गए, 3 बल्ले, 3x, इसका मूल्य हो जाएगा धन, गेंद कितने लिए गए, 6, और गेंद को क्या माने हम, y, 3x धन 6y। ये दोनों का कुल मूल्य हो गया किसका, बल्ले और 3 बल्ले और 6 गेंद का। इसका टोटल मूल्य कितना है बोलते हैं आपको, 3,900 रुपये या 3,900 रुपये। ये हमारा बन गया पहला समीकरण। अभी यहाँ तक हुआ है, 3,900 रुपये में खरीदी, यहाँ तक। फिर आगे देखते हैं, वहीं से उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। अब एक बल्ला का मूल्य क्या होगा, 100 रुपये। एक x मतलब x, धन कितने गेंदें खरीदी, 2, गेंदों क्या माने y, बराबर कितना है, 1,300 रुपये। ये हो गया हमारा समीकरण 2। बस इतना ही काम करना है आपको इस प्रश्न में। आगे हल करने के लिए नहीं कहा गया है। यदि आगे हल करने के लिए कहा गया होता तो हम इसको आगे हल करते, लेकिन अभी यहाँ पर आपका इतना ही काम है। समीकरण बनाना सीख गए, आगे हम इस पर काम करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। देखिए, दूसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है।
अब हमको इसके लिए समीकरण बनाना है। बच्चों, समीकरण बनाने का काम आप कक्षा 6वीं से करते आ रहे हैं, इसलिए हम इसकी बहुत ज़्यादा गहराई पर नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा बताते हुए चलते हैं ताकि आपको आगे समीकरण बनाने में कठिनाई ना हो। तो हम क्या करेंगे, माना कि पहली संख्या x है, दो संख्याओं का योग बोला गया है, इसलिए दो संख्याएं होंगी उसमें, है ना। तो पहली संख्या मान लेंगे x तथा दूसरी संख्या, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। ठीक है, पहली संख्या हमने x मान लिया, दूसरी संख्या क्या मान लिया, y। अब प्रश्नानुसार क्या होगा, दो संख्याओं का योग 16, मतलब x एक संख्या है, y दूसरी संख्या है, दोनों का योग x धन y बराबर कितना है बोलते हैं, 16। ये हमारा समीकरण 1 है, यहां तक बना। तथा उनका अंतर 8 है। पहली संख्या क्या है, x, दूसरी संख्या क्या है, y, दोनों का अंतर कितना है बोलते हैं, 8। ये हमारा दूसरा समीकरण बना। एक संख्या और दूसरी संख्या दोनों का योग बराबर 16 और दोनों का अंतर एक संख्या में दूसरी संख्या को घटाएं तो कितना आता है बोलते हैं, 8। तो ये हमारा समीकरण बन गया। ये दूसरा प्रश्न है। आइए देखते हैं इसके आगे तीसरा प्रश्न में क्या दिया हुआ है। देखिए, तीसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है, एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये था। तो इसके लिए हमको समीकरण बनाना है। देखते हैं कैसे बनेगा। पहला समीकरण हमारा यहाँ तक के लिए बनेगा, 160 रुपये था तक के लिए, और दूसरा समीकरण बनेगा आगे के लिए। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि सेब 2 किलोग्राम सेब बोला गया है, तो सेब का मूल्य बराबर 100 रुपये तथा अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये था, दोनों में था। अब क्या होगा इससे, प्रश्नानुसार आप पूछ सकते हैं बार बार x y क्यों मानते हैं, तो आप ABCD XYZ EFGH IJKL MNOP कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए ज़्यादातर XYZ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम भी XY का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। आप कोई भी चर राशि ले सकते हैं, आप बसादा भी लिख सकते हैं, लेकिन वो लिखने में असुविधा होती है, इसलिए हम चर राशियों के रूप में अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का ज़्यादातर उपयोग करते हैं, इसलिए आप भी इन्हीं अक्षरों का उपयोग करेंगे। बच्चों, हम आपको बता दें कि आप अपने पाठ्य पुस्तक के उदाहरणों को जरूर बनाकर देखिएगा, उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाते हैं अलग अलग समय में। तो चलिए इसको देखते हैं। प्रश्नानुसार 2 किलोग्राम सेब का मूल्य हो जाएगा 2x धन 1 किलोग्राम अंगूर का y, अंगूर को क्या माने हैं y, बराबर 160 रुपये। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब दूसरा कहाँ शुरू होगा, उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब का मूल्य 4x होगा धन 2 किलोग्राम अंगूर 2y बराबर 300 रुपये। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब इन हम दोनों समीकरणों को एक साथ मिलाकर आगे हल करेंगे, लेकिन अभी आपको इतना ही करने कहा गया है। तो इस प्रकार से आप समीकरण बनाएंगे। ध्यान से, कहीं पर कुछ छूटे नहीं। आप प्रश्न को 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, अच्छे समझने के बाद ही आगे आप समीकरण बनाने का काम पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं
अगला प्रश्न क्या है, देखिए आपको पांचवा प्रश्न दिया हुआ है। एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसके लिए वह ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दोगुनी है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ तक के लिए एक समीकरण बनाएंगे और उसके बाद आगे भी एक समीकरण बनेगा। तो एक व्यक्ति है जो अपने कार्यालय तक पहुँचने के लिए 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने किलोमीटर? 90 किलोमीटर। इसके लिए वह ट्रेन और टैक्सी दो साधन का उपयोग करता है, याद रखिएगा, एक ट्रेन और दूसरा टैक्सी। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दोगुनी है। तो चलिए हम ट्रेन से तय की गई दूरी को मान लेते हैं हल। व्यक्ति द्वारा ट्रेन से तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर तथा टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी बराबर y किलोमीटर। दोनों को हमने मान लिया। अब प्रश्नानुसार इसको हल करेंगे। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्नानुसार ट्रेन तथा टैक्सी दोनों मिलाकर कितना दूरी तय करते हैं? वो 90 ही करेंगे। x धन y यानी ट्रेन से तय की गई दूरी धन टैक्सी से तय की दूरी कितनी, दोनों मिला के 90 किलोमीटर। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि 90 किलोमीटर उसकी दूरी है, इसलिए ये हमारा समीकरण 1 हो गया। दोनों मिला के 90 किलोमीटर दूरी तय करती है वो। फिर आगे देखिए, वह व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी, टैक्सी से तय की गई दूरी, टैक्सी से क्या दूरी तय माना हमने? y। देखिए हम जो माने उस पर जाएंगे, आपके बुक में आंसर क्या दे उस पर नहीं जाएंगे, या फिर गाइड में क्या आंसर दिया है उसमें नहीं जाएंगे। वो हो सकता है इसको अलग उल्टा पुल्टा मान लिया हूँ, है ना। आप भी अलग अलग मान सकते हैं। उस ऊपर वाले को y मान सकते हैं, नीचे वाले को x मान सकते हैं, z मान सकते हैं, MNOP कुछ भी मान सकते हैं आप। तो टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दोगुनी है। टैक्सी से तय की गई दूरी क्या है? y। ट्रेन से क्या तय की गई दूरी है? x। तो x बराबर हो जाएगा 2y। ये हमारा दूसरा समीकरण है, ठीक है। या हम इसी समीकरण को यदि हम y को इस तरफ ले आए, 2y को, x ऋण 2y बराबर 0, ऐसा भी हो सकता है। ये हमारा तीसरा समीकरण बनेगा, ठीक है। कैसे किए एक बार देखिए ध्यान से। x बराबर 2y है, 2y को हम इस तरफ ले आए, बाएं पक्ष में पक्षांतर कर दिए तो ऋणात्मक हो गया, बराबर 0। इस प्रकार से बन सकता है। लेकिन आपको ये वाला जो समीकरण है अभी नहीं बनाना है, ये सवाल हल करते समय बनाना है। आपका काम यहीं तक कंप्लीट होता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 तक। तो इस प्रकार से हम आराम से और अच्छे से प्रश्न को पढ़कर समझकर समीकरणों का निर्माण करेंगे, ताकि हम आगे अच्छे से हल कर सकें और सही परिणाम प्राप्त कर सकें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए दूसरा प्रश्न में लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों के आलेख चित्रों को देखकर उनके हल के बारे में पता करें। अब जो बेसिक चीज़ें हम आपको इस पाठ के शुरू में नहीं बता पाए हैं, वो हम इन प्रश्नों के माध्यम से बताते जाएंगे। इसलिए सभी प्रश्नों के जो डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा। समीकरण आ दिया हुआ है आपको, 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0, x ऋण y धन 1 बराबर 0 में खाली स्थान हल है, तब x व y के मान होंगे। अब आपको ये देखिए आलेख चित्र दिया हुआ है, इसके बारे में आप जानते भी हैं आलेख चित्र के बारे में। ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये जो बिंदु दिख रहे हैं आपको निर्देशांक बिंदु हम बोलते हैं इसको हम प्रथम तल कहते हैं, ये द्वितीय तल है। यहाँ पर तृतीय तल आता है, यहाँ पर चतुर्थ तल आता है, ठीक है। ये धनात्मक पक्ष है, ये वाला भी, ऊपर वाला भी धनात्मक पक्ष है। इसके नीचे x का y का ऋणात्मक पक्ष आता है, और इस तरफ बाएं तरफ x का ऋणात्मक पक्ष आता है। तो चलिए ये निर्देशांक
ज्यामिति के तहत आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर निर्देशांकों को यहाँ पर आप समझ सकते हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0। देखिए समीकरणों को प्रदर्शित करने वाली दोनों रेखाएं यहाँ पर दी गई हैं। ये देखिए एक रेखा ये है जो 3x धन 2y धन 12 बराबर 0 को प्रदर्शित कर रही है, और एक रेखा ये है यहाँ से जो x ऋण y धन 1 बराबर 0 को प्रदर्शित कर रही है। अब इसके देखिए निर्देशांक बिंदु यहाँ पर 2, 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 0, 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4, 0 लिखा हुआ है। आपको देखना क्या है, दोनों रेखाएं कहाँ पर एक दूसरे को आपस में काट रही हैं, कौन से बिंदु पर काट रही हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर ये 2, 3 जो लिखा हुआ है, यहीं पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में काट रही हैं। तो देखिए आप ये जानते हैं कि ये जो पहला जो लिखा हुआ है निर्देशांक 2 वो x के लिए है, और उसके बाद 3 लिखा हुआ है वो y के लिए है। इस प्रकार से बच्चों हमारे जो यहाँ पर सवाल दिया हुआ है हल है, यहाँ पर हम लिख लेंगे 2, 3, 2 x के लिए है और 3 y के लिए है। तब यहाँ पर उत्तर होगा x व y के मान होंगे, x बराबर यहाँ पर मान होगा 2 और y बराबर यहाँ पर मान होगा 3। बस इतना ही काम करना है आपको। चित्र को देखकर आपको ध्यान से इनके निर्देशांकों को लिखना है और x और y के मान को आपको ज्ञात करना है। चलिए नीचे देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या दिया है, इसका ब क्या दिया है। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 का ब समीकरण आपको दिया हुआ है 3x धन 6y बराबर 15, x धन 2y बराबर 5 में हल आपको ढूंढना है यहाँ से देखकर, और x और y के मान आपको ज्ञात करना है। तो इन समीकरणों के लिए देखिए कौन कौन सी रेखाएं हैं। यहाँ पर सिर्फ एक रेखा दिखाई दे रही है ना। दोनों के लिए एक ही रेखा है। अब दोनों के लिए एक ही रेखा कैसे है, आइए इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3x धन 6y बराबर 15 और x धन 2y बराबर 5, दो समीकरण तो दिख रहे हैं आपको अलग अलग, लेकिन है वास्तविक में दोनों एक ही जैसे हैं। दोनों कैसे एक ही हैं, देखिए यदि हम इस समीकरण को दोनों पक्ष में, ये बायां पक्ष है ये दायां पक्ष है, दोनों पक्ष में 3 से गुणा कर दें तो क्या होगा, ये भी 3x, 3 के साथ x 3x धन 3 दूनी 6y बराबर 15। ये समीकरण भी वैसे ही हो गया जैसे पहला समीकरण है, यानी कि दोनों समीकरण का एक समान हल निकलेगा यहाँ पर, और उसके लिए एक ही जो रेखा हमको यहाँ पर प्राप्त होगी। इसलिए जो बिंदु पहला समीकरण के लिए यहाँ पर प्राप्त होगा दूसरा समीकरण के लिए भी यहीं पर प्राप्त होगा। यहाँ पर दूसरा बिंदु प्राप्त होगा पहला समीकरण के लिए, दूसरा समीकरण के लिए भी वही प्राप्त होगा, यानी कि कटान बिंदु कहीं पर भी हमको प्राप्त नहीं होगी, दोनों रेखाएं साथ साथ चल रही है। इसलिए हम कहेंगे इस समीकरण के अनेक हल हैं। इस समीकरण निकाय के अनेक हल हैं। यहाँ पर भी हल है उसका, यहाँ पर भी हल है, यहाँ पर भी हल है, और भी आगे बिंदु मिलेंगे वहाँ पर भी उसका हल है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि इन दोनों समीकरण निकाय के जो निर्देशांक हमको प्राप्त हो रहे हैं वो एक समान प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए कटान बिंदु कहीं पर भी प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः इसके अनेक हल होंगे, यानी कि x के भी अनेक मान आएंगे और y के भी अनेक मान आएंगे। तो इसका यहाँ पर हमको x और y के अलग अलग मान हम प्राप्त नहीं कर सकते। आइए प्रश्न 2 के स देखिए। यहाँ पर आपको दो समीकरण दिए हुए हैं, ऋण 4x धन 6y बराबर 3, 2x ऋण 3y बराबर 5 में इन दोनों समीकरण निकाय के हल हैं और x और y के मान पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से दोनों रेखाओं को ध्यान से देखिए, दोनों रेखाएं समांतर जा रही हैं, यानी कि एक दूसरे को कभी भी कहीं पर भी नहीं काटेगी। जबकि इसके पहले वाले सवाल में क्या हो रहा था, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चल रही थी, यानी कि हर बिंदु पर वो एक दूसरे को मिल रही थी, हर बिंदु में अनेक हल उसके मिले थे। लेकिन यहाँ पर दोनों रेखाएं समांतर चल रही हैं और कभी भी कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी।
इसलिए इस समीकरण का कोई भी हल नहीं निकलेगा। इस समीकरण का कोई भी हल नहीं निकलेगा। हम यहाँ पर लिखेंगे इसका कोई हल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर जा रही हैं। दोनों समीकरणों को हल करने वाली रेखाएं आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काट रही हैं, इसलिए इसका कोई हल हमको प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए, समीकरण आपको दिया हुआ है दोनों समीकरणों के लिए ये रेखाएं हमको प्राप्त हो रही हैं। 4x धन 3y बराबर 2 के लिए ये रेखा मिल रही है हमको, और x धन 2y बराबर 3 के लिए ये रेखा मिल रही है। अब देखिए दोनों रेखाओं को ध्यान से, दोनों रेखाएं आपस में ये इस बिंदु पर आपको प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, ऋण 1 और 2, ऋण 1 और 2 इस बिंदु पर आपको प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं दिख रही हैं। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इसके हल में, यहाँ पर हम लिखेंगे ऋण 1 2। ऋण 1 किसके लिए है? x बराबर ऋण 1 और y बराबर क्या हो जाएगा? 2। इस प्रकार से प्रश्नावली 1 अध्याय 2 के प्रश्नावली 1 के सभी सवाल आप हल करेंगे, और साथ ही साथ आप एक बार जरूर इस पाठ में उदाहरण जो दिए हुए हैं उसको भी बनाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से भी कुछ प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले प्रश्नावली में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।